कंटेंट में सबसे ज्यादा लोग किसको कंज्यूम कर रहे हैं? जो लोग ये दिखा रहे हैं कि आज मेरे घर पे हल्दी खत्म हो गई है, आज मेरे बेटे ने एक नया वीडियो गेम खरीद लिया, मेरे अंडरवेयर नहीं मिल रही है, उन पे 30-30, 40-40 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। कोको मेलन इतना क्यों चल रहा है? 2 बिलियन व्यूज होते हैं उसके। पता है क्यों? क्योंकि कोको मेलन कार्टून नहीं दिखा रहा, वो बिजनेस बना रहा है। जेन अल्फा सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड जनरेशन है हमारे देश में। 8 साल के बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। कोटा में 5 में से सिर्फ एक व्यक्ति आईआईटी क्रैक करता है, तो बाकी 4 में क्या होता है? डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर। बंदा खुद भी तो प्रेशर बना लेगा कि यार मैं 2 साल 3 साल घर वालों से दूर रहूं, घर वालों के पैसे गए हैं। एक समय पे आईटी को इतना ग्लोरियस माना जाता था कि भाई आईटी करे तो तुम्हारे लाइफ सेट है, क्योंकि भाई कुछ नहीं हो तो 10 से 12% के इंक्रीमेंट हर साल तो होना है। आज आप जाके पूछिए जितने लोग आईटी के हैं, जितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, द बेयर मिनिमम दे हैव कम डाउन टू 4-4.5%। के बाद हम लोग सवाल क्या उठाते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन और हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है? ये सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, बट काम तो करना पड़ेगा ना सर। 12,000 लोगों को टीसीएस जैसी कंपनी से निकाला गया। और ये मैं कुछ बना के नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट चलिए बाहर की कंपनी हो गई, उधर से 6-7 हज़ार लोगों को निकाला गया। आपको क्या लग रहा है ये सारी कंपनीज ने सारे फ्रेशर्स को निकाला है? मिड लेवल वालों को निकाला है। आज से पहले क्या बोलते थे? अनुभव की एक कीमत होती है, अनुभवी है तो वो तो टिके रहेंगे। नहीं, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर की एक ऐसी सिटी जो देश का 6.5% का जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, उस सिटी में अगर आप जाते हो तो एशिया का लार्जेस्ट और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्लम एक तरफ है और दूसरे तरफ 12,000 करोड़ का एक ही घर है। हम ऐसे देश में, इससे बड़ा वेल्थ डिस्पैरिटी आप कहाँ देख सकते हो? आजकल जॉब होती है 9 to 9, क्योंकि आप ये मत भूलिए अगर आप बैंगलोर जैसी सिटी में रह रहे हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, तो आप निकलने में 2 घंटे, आने जाने में 2 घंटे। इंडिया में बेंगलुरु जैसी सिटी के अंदर एजुकेशन, पहली क्लास के बच्चों की फीस 11 लाख रुपए है। हमारे देश में गरीबी से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एजुकेशन। बट प्रॉब्लम ये है कि अब एजुकेशन ही लोगों को गरीब बना रहा है। पूरी दुनिया वैल्यू के पीछे दौड़ती है, हमारा देश वायरलिटी के पीछे दौड़ता है। हमारे देश को 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बर्बाद करनी है, पहला एलिमनी और दूसरा डाउरी। शादी पहले होती थी 2 घर वालों के बीच में, 2 लोगों के रिश्तों के बीच में होती थी। आजकल शादी किसके बीच में हो रही है? एक पैकेज और एक शक्ल के बीच में। हमारे देश में शादी के 3 साल तो समझने में लग जाते हैं एक दूसरे को। एक सर्वे किया गया, हमारे देश के 25% युवा शादी करना ही नहीं चाहते। क्या बात कर रहे हो? करना ही नहीं चाहते? क्योंकि डर है ना, कोई किसी दिन नीले ड्रम में मिलेगा, कोई किसी के साथ पहाड़ में हनीमून मनाने जाएगा, 4 दिन बाद उसकी लाश नीचे मिलेगी। और सारे केसेस में कॉमन आप देखोगे पता है क्या है? क्या? माँ बाप को सब ने कहा था कि मुझे इनसे ना कराओ। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो द मच। पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। अगेन एक बार जहाँ से छोड़े थे वहीं से शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की। बिल्कुल बट आपको देख के आज एक कुछ शेर याद आ रहा है। बिल्कुल। लेजेंडरी वर्ड्स है, इरशाद इरशाद करे क्या? इरशाद इरशाद। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभिषेक भाई, आज के ही पेपर में एक बहुत गजब की बात आई है। ठीक है भाई, देश के 300 परिवार रोज कमा रहे हैं 7,100 करोड़ रुपए और इकोनॉमी में 7,100 करोड़ रुपए का योगदान दे रहे हैं। तो पूरे इंडिया का जो पैसा है वो क्या है, चंद परसेंट लोग ही कमा रहे हैं। बहुत ही सही सवाल के साथ शुरुआत करिए। देखो अभिषेक भाई, मतलब अभिषेक स्पीकिंग टू अभिषेक, इंडिया को मैं देखता हूँ एक नज़र से कि हमारा जो देश है भारत, वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो भारत 3 भाग में बटा है। पहला भाग वो है जो आवाकाडो खाता है, ठीक है? फिर एक दूसरा भाग आता है जो केला और सेब तक अफ़ोर्ड कर लेता है। और फिर एक तीसरा भाग आता है भारत का जिसको 2 वक़्त की रोटी भी नहीं मिलती है। सो ये 3 जो कैटेगरीज़ है, इसको अगर मैं इलैबोरेट करूँ तो पहला हो गया जो हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल या फिर एचएनआईज़। दोनों कैटेगरी पहले वाले में आ गई। इन लोगों ने आवाकाडो, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, इस तरह की चीज़ें ये लोग खाते हैं। दूसरा जो हो गया वो होता है मिडिल क्लास, जो केला कि भैया जाते हुए 1 डज़न केला लेके आ जाना, वो रहता है। और तीसरे होते हैं जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब लोग होते हैं। सो हमारे देश में वेल्थ बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की माने तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो होता है जिसके पास 200 करोड़ की संपत्ति होती है, 200 करोड़। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 200 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति हो गई। जो, और ये मैं आज के स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर ये वाला पर्टिकुलर इंटरव्यू कोई कंज्यूम करता है 2030 में, तो हैरान मत होइएगा अगर ये 200-300 करोड़ में बदल जाए।
क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन 6.5% से महंगाई बढ़ रही है, तो वो चेंज हो जाएगा। जो दूसरा भारत होता है, विच जो पूरे लाइफ टाइम में अंडर 1 से 2 सीआर कमाएगा। उसके पास नेटवर्थ उतनी ही बचेगी, बिकॉज़ खर्चे उतने बढ़ते जाएँगे, वो जितना भी कमाएगा वो खर्चों में चले जाएगा, टैक्सेस में चले जाएगा, सारी चीज़ों में। और तीसरे वाले हैं जो बेयर मिनिमम दिहाड़ी करते हैं बेचारे, मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, वो ₹300 से ज़्यादा नहीं कमाएँगे। तो अभी जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, ये क्लियर कट दिखा रहा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपने बताया 7,000 करोड़ से ज़्यादा दिन का कमा रहे हैं। करेक्ट। ये 7,000 करोड़ अगर आप एक तरीके से देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हर हर इसका ब्रेकडाउन आप देखो तो आप हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है कि हमारे देश में 1% या 1% से लेस जैन है। जैन लोगों की अगर मैं बात करूँ 1% या 1% से लेस है। लेकिन ये हमारे जीडीपी और अर्थव्यवस्था के 24% कंट्रीब्यूटर है। जैन लोग। जैन लोग, सोचिए 24%। लेकिन अब इसको और थोड़ा डिकोड करते हैं। गौतम अडानी जी क्या है? जैन। फिर इस तरह से हमारे भारती जो चलाते हैं, वो क्या है? इंडिगो के जिनने संचाल इनफैक्ट बहुत कम लोगों को पता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिन्होंने चालू किया था, वो भी इन्हीं की कम्युनिटी से आते हैं, जिन्होंने चालू किया था। सो आप क्या देख रहे हो? यहाँ से मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन आई से कि टॉप 1% या 10% बहुत कमा रहा है, तो ये गिनती के अगर 100 लोगों में से मैं बात कर रहा हूँ, तो एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमा रहा है। ये बिल्कुल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेसमेंट जैसे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, प्राइवेट कॉलेजेस के प्लेसमेंट के पैकेज एवरेज पैकेज बताए जाते हैं 6 लाख रुपए। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उनमें से 50% अनप्लेस्ड जा रहे हैं। केवल 1-2 जन हैं जिनको बहुत बढ़िया पैकेज मिला है उनके स्किल्स के कारण, उनकी नॉलेज के कारण, ना कि कॉलेज के कारण। और एक का गलती से उसने खुद ने अपने पापा के जुगाड़ से इंटरनेशनल प्लेसमेंट कर लिया या बाहर की प्लेसमेंट ऑफिस से, उसका हर जगह फोटो जल रहा है। लेकिन बाकी लोग जो आज भी लास्ट 10 साल से जैसे हमारे जो इंजीनियरिंग भाई बंधु अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो वो कमेंट्स में बताएंगे। मैं आपको बड़े हैरानी वाली बात बताता हूँ, जस्ट बिकॉज़ सारे ये इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, अपन सारे में सारे आईआईटी, आईआईएम सारे की आए बात भी कर रहे हैं। सब उस पे भी आएँगे, उस हाँ। पे भी आएँगे। लेकिन अभी अगर कोई डिसएग्री करता है तो बताना। हमारे देश की जो टॉप 4 कंपनीज़ हैं, पहले तो टॉप 4 कंपनीज़, एक का नाम टी से शुरू होता है, एक का नाम डब्ल्यू से शुरू होता है, एक का नाम आई से शुरू होता है, 3 तो मैंने बता दिए हैं। आप टॉप 3-4 कंपनीज़ ले लिए। आप समझ गए होंगे, लोग पता नहीं समझे होंगे कि नहीं, वो लिख लेंगे। आप इनका देखिए लास्ट 15 साल से 15 साल से मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेशर को जितना पैकेज मिलता था 3 लाख, साढ़े 3 लाख, 4 लाख का सीटीसी, आज भी वही है। आप जाके देखो कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, वही पैकेज है, करेक्ट। लेकिन वहीं पर आप इनके सीईओज़ की सैलरी देखिए, ओवर द लास्ट 15 इयर्स 1200% का राइज़ हुआ है इनके सीईओज़ की सैलरी में, 1200% का राइज़। और इनका मुश्किल से 12-13% भी अगर हो गया होगा तो बहुत बड़ी बात है। फ्रेशर को तो आज वही मिल रहा है, मिड स्केल पे जा जाके। दूसरी चीज़, एक समय पे आईटी को इतना ग्लोरियस माना जाता था कि भाई आईटी करे तो तुम्हारा लाइफ सेट है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ नहीं हो तो 10 से 12% का इंक्रीमेंट हर साल तो होना है। आज आप जाके पूछिए जितने लोग आईटी के हैं, जितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, द बेयर मिनिमम दे हैव कम डाउन टू इज़ 4-4.5%, 4 साढ़े 4%। और वो पाने के लिए भी क्या करना पड़ता है आपको पता है? पहली बात 9 से 5 मिथ्या है, पहले दिमाग से हटा लो। आपके पिताजी, माताजी, ग्रैंडफ़ादर ये सारी चीज़ें बोलते थे, ये सारी चीज़ें काल्पनिक है। इसका वास्तविक जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल जॉब होती है 9 टू 9। क्योंकि आप ये मत भूलिए अगर आप बैंगलोर जैसी सिटी में रह रहे हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, तो आप निकलने में 2 घंटे, आने-जाने में 2 घंटे। ट्रैफ़िक अलग, फेस्टिव सीज़न है तो वो आप अलग निकाल लो। उसके बाद बॉस आपसे एक्स्ट्रा काम करवाएगा ही करवाएगा। ये हर जगह का स्थिति है, ठीक है? तो आप ये समझिए आपको पहले उतना काम करना है, बट उसके बाद भी आपकी इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं होगी। एक सर्वे किया गया जिसमें पूछा गया कि ये आईटी वाले आजकल इतने डिप्रेस्ड क्यों हो रहे हैं? इतना ज़्यादा टेंशन क्यों हो रहा है? इतना क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रहा है? बोले पहली सैलरी बढ़ नहीं रही है। दूसरा ये वो भैया सैम भैया उधर बैठ के एक नई चीज़ नया है ओपन एआई, वो एआई ने अलग दूसरों की बैंड बजा के रखी हुई है। और तीसरी चीज़ है कि अगर हमको प्रमोट भी करना रहता है ना, तो आजकल काफ़ी सारी कंपनीज़ में हमें एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, एक टेस्ट देना पड़ता है। हमको एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तो वो ही व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो सुबह से लेके शाम तक पहले मेहनत करेगा। उसके बाद रात को आके खाना हो, ना हो, वो बाद में जाए। उसके बाद उसको रात की एक ट्रेनिंग करनी है। 11:30 बजे वो सोएँगे, सुबह वापस 5-6 बजे उठना है और उसमें भी अगर बेचारे विमेन है, मैरिड है, उसमें भी अगर वो बेचारे घर भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, बहुत सारे घरों में रहता है ना बिकॉज़ एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड अ मेड।
तो आप सोचो उनको तो 5 बजे उठना है। और उसके बाद हम लोग सवाल क्या उठाते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन और हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है? ये सिर्फ लाइफ़स्टाइल नहीं है। बट काम तो करना पड़ेगा ना सर। अब इसको इसी चीज़ को समझिए ना, स्वीडन की अगर मैं बात करूँ, स्वीडन में 4 साढ़े 4 बजता है ना, पैकअप मतलब पैकअप होता है। 4 साढ़े 4 पैकअप मतलब पैकअप। हम लोग यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, आप वहाँ पर कभी जाएँगे, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। फ्राइडे शाम के साढ़े 5 5 बज गए, बस। भैया क्लाइंट हमसे सैटरडे संडे बात मत करो, सीधे मंडे मिलेंगे। हाँ। यहाँ पे मजाल आप ये काम करके देख लो। यहाँ पर आपको सैटरडे भी काम करना है, संडे और क्यों करना है? ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है वैसे। ये सिर्फ़ कॉर्पोरेट का प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ़ एआई का प्रेशर नहीं है, ये टैक्सेशन का भी प्रेशर है, ये ब्यूरोक्रेसी का भी प्रेशर है, लेजिस्लेशन का प्रेशर है और इसी चक्कर में वापस मैं आपके उस पहले कटिंग पे आता हूँ, फिर एक-एक करके हम सारे मुद्दे जैसे-जैसे आप आएँगे उस पे हम वार्तालाप करेंगे। इसी चक्कर में ये जो 7,000 करोड़ रुपए दिन में हर दिन कोई व्यक्ति अगर कमा रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं एट मैक्स टॉप 20-30 लोगों की, दैट्स इट। बाकी हम ये बात ही नहीं कर रहे उसके बाद डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है। बहुत आपने आसानी से सुना होगा ना बीच-बीच में कुछ बड़े-बड़े आईटी कंपनियों के मालिकों ने बोला कि मेरे हिसाब से तो 72 घंटे काम करना चाहिए, 74 आवर्स काम करना चाहिए। मैंने बैठ के ना एक बार कैलकुलेशन निकाला कि ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मेहनत तो करनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही बोला। तो मैंने एक बार बैठ के कैलकुलेशन किया कि हाँ, चलो ठीक है, अगर मैं सिर्फ़ संडे का वीक ऑफ मानता हूँ, सैटरडे भी नहीं, कि एक दिन तो बेचारा सबको मिल जाए। मैं दिवाली, दशहरा भी मैंने हटा दिए, मैंने सारे फेस्टिवल हटा दिए। मैंने बोला चलो सब काम करो, 72 घंटे काम कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि जो भाई साहब ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बाद एक म्यूचुअल फंड कंपनी के मालिक ने भी सेम स्टेटमेंट दिया। तो मैंने निकाला कि भाई हर घंटे अगर उनकी सैलरी को मैं डिकोड करता हूँ, सिर्फ़ इन हैंड बात कर रहा हूँ, स्टॉक, ईसॉप ये सब की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो वो पर आवर उनको 35 से 40 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। पर आवर 35 से 40। अब आप बताइए, अगर हर घंटे 40,000 देंगे, तो आप 70 के आप 90 घंटे भी काम करने को तैयार हो। एग्रीड हो ना? हाँ, एग्रीड। पॉइंट मैं वापस उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। आईटी में सीईओज़ लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, मैनेजमेंट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बेचारा वो आम आदमी, आप खुद देखिए, हाल-फिलहाल में क्या हुआ है? 12,000 लोगों को टीसीएस जैसी कंपनी से निकाला गया और ये मैं कुछ बना के नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड में है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट चलिए बाहर की कंपनी हो गई, उधर से 6-7 हज़ार लोगों को निकाला गया, ठीक है? अब सबसे बड़ी चैलेंज क्या हो रही है? आपको क्या लग रहा है ये सारी कंपनीज़ ने सारे फ्रेशर्स को निकाला है? जो एक मिथ चलता है ना, मिड लेवल वालों को निकाला है। अब लोग यार मिड लेवल आज से पहले क्या बोलते थे अनुभव की एक कीमत होती है, अनुभवी है तो वो तो टिके रहेंगे। नहीं, अब एक बहुत बड़ा एक डेडली ट्रैप अगर आप बोलते हो तो मैं लोगों को बताता आप हूँ। बताओ ना क्या डेबिट रहा था, आप बताओ? इसको कहते हैं द ट्रैप ऑफ 40। 40 का ट्रैप। 40 का ट्रैप, इसको समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर से गेम चल रहा है, नीचे वालों को समझना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले अगर अपने स्किल्स बढ़ा लिए और कुछ ना कुछ अपने एक्टिव इनकम दूसरे बना लिए तो तुम सेफ हो। वरना आने वाला समय आप एआई को ब्लेम करो, आप मशीन लर्निंग को ब्लेम करो, एलियन को ब्लेम करो, किसी को ब्लेम करो, राजनेताओं को ब्लेम करो, कुछ नहीं होने वाला है। ट्रैप ऑफ 40 क्या है कि एक व्यक्ति जाता अपना करियर शुरू करता है एज़ अ फ्रेशर तो नॉर्मल भाई जो मिल गया मैं उससे शुरू करता हूँ। एक्सपीरियंस होता है उसकी सैलरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मिड लेवल तक आते-आते 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोफेशनली उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। देखो 40 साल का हो गया है, 25 से भी शुरू किया होगा तो 15 साल का अनुभव हो चुका है। अच्छा अनुभव कहा जाएगा, करेक्ट? 15 साल का अनुभव हो गया है, तो वो बंदा अगर मान लीजिए 10 साल के अनुभव में वो 30-40 लाख रुपए साल का अगर कमाता था, तो 15 साल में वो 1 करोड़ तो माँगने आज के समय पे माँगने लग जाता है, अगर अच्छा बंदा है तो। अच्छा है, बहुत अच्छा है बहुत तो अच्छ 1 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ा हाँ, पैकेज है। लेकिन अगर वो मिड भी है, हाँ, 50 तो माँगेगा, 50 क्या? हाँ, 50 एग्रीड? पे 50 माँगेगा। 50 माँगेगा। अब कंपनीज़ क्या बोलती हैं, उनको एक चीज़ दिख रही है। आप सोचो किस लेवल पे एक देखिए, एक अमीर और गरीब में क्या फ़र्क होता है? एक अमीर इंसान ना, वो पैसा नहीं बना रहा है, वो एसेट्स बना रहा है और गरीब इंसान और मिडल क्लास, वो सिर्फ़ पैसा बना रहा है। अब मैं इसको बाद में समझाऊँगा, लेकिन यहाँ पे सुनिए, जो एसेट बना रहा है, वो कैसे सोच रहा है? वो देख रहा है कि भई देखो 40 का हो गया, दिल्ली में हमारी गुड़गाँव में कंपनी है। मतलब इसने गुड़गाँव में अब घर तो ले लिया है, बच्चे तो हैं इसके। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे हैं, शादी कर ली है। बच्चों की स्कूल की फीस तो माशाअल्लाह क्या चल रहा है आप सभी को पता है हर जगह। तो वो व्यक्ति सोचता है कि भाई इसने घर लिया होगा, गुड़गाँव में अगर घर लिया है 4 करोड़ के नीचे इसको घर नहीं आया होगा क्योंकि इसकी फैमिली बड़ी है, फैमिली को भी गाँव से बुला लिया है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, 4 करोड़ है तो खुद के जेब से तो किया नहीं होगा, नौकरी में इतनी कहाँ सैलरी है तो ईएमआईज़ में चल रहा है उसका। फिर भाई पड़ोस के शर्मा जी ने गाड़ी एसयूवी ली थी तो उसके चक्कर में इसने भी एक एसयूवी ले ली 20 लाख रुपए की।
ठीक है, ऑन रोड उसकी 20 लाख समथिंग पड़ गई, उस पे पेट्रोल, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, वो भी उसकी जा रही है। तो इसके बंदे को अभी जो हम दे रहे हैं सैलरी 2.5-3 लाख रुपए है, इनमें से इसका 2 लाख रुपए तो ऐसे निकल रहा है। ईएमआई वीएमआई दुनिया भर की चीज़ें, घर के खर्चे अलग, ये सारी चीज़ें। तो और बच्चे को फोमो अलग होगा, जैसे कि अगर गुड़गाँव में बच्चे को आप स्विमिंग क्लास में लगाते हो, तो बच्चे को सिर्फ़ 1 स्विम सूट नहीं चाहिए, उसको 5 स्विम सूट चाहिए और हर स्विम सूट का 2-3 हज़ार रुपए का दाम रहेगा, ठीक है? क्योंकि आप बाकी बच्चे ले रहे हैं तो भाई उसको भी तो मन तो होगा ना, और आपको तो करना पड़ेगा क्योंकि आप तो अच्छे पापा-मम्मी हो, वरना तो आप कलेशी हो गए। तो ये सारी चीज़ें तो मैनेजमेंट को पता है कि भाई ये पहला फैक्टर तो पर्सनल लाइफ़ में ये बन चुका है। आप जब लोन उठाते हो, जब आप कर्ज़े पे उठाते हो तो आपने 20 साल अपने मिनिमम लॉक कर दिए हैं। आपके जीवन के वो 20 साल आप अपने सुख, समृद्धि को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करो। दैट इज़ वन। तो पहला चीज़ उनको पता चल गया। दूसरी चीज़ कंपनी वालों को ये पता है कि भाई ये जैसे-जैसे अब उम्र हो रही है, एक्सपीरियंस होता जा रहा है ना, अब ये माँगेगा। और मांगेगा अभी ये। तक तो 36 लाख पे था, अब ये 50 माँग लेगा क्योंकि अब इसको लगता है मेरा कमांड है। लेकिन 50 लाख में हमारी फ्रेशर्स की सैलरी तो अभी भी 3 से 4 लाख है। मैं 20 फ्रेशर लाऊँगा, समझ रहे हैं? या उसके नीचे 5 साल का एक्सपीरियंस वाला भी मैं 20 लाख पे ले आऊँगा, 15 लाख में ले आऊँगा। पहला मेरा पैसा बचेगा। दूसरा, एक उम्र के बाद ट्रेनिंग करने की क्षमता कम हो जाती है, ईगो भी आ जाता है ना। आप सीखना नहीं चाहते हो, हर कोई वॉरेन बफेट नहीं है कि 95 तक किताबें पढ़ता रहेगा। तो उनको ट्रेन करना मुश्किल है, एफर्ट डालना ज़्यादा पड़ जाएगा और आलसी भी हो जाते हैं, ऊपर जाते-जाते आलसी हो जाते हैं कि भाई अब अपने अंदर टीम है, टीम देखेगी, करेक्ट? उतना सब में अंदर पैशन, एम्बिशन नहीं होता है, तो फिर इसको रखना ही क्यों है? तो यही चीज़ तो हो रही है। आज तक लोग क्या सोचते थे कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में भी था, 10-15 साल अगर काम कर लिया ना, मैं रिलैक्स हूँ। बट यही वाला एटीट्यूड ना चाइना ने चेंज किया था। जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ। चाइना ने ना, आप देखोगे आज से 30-35 साल 30-35 क्या 80s की बात करता हूँ। 80s तक हम भी गरीब थे, चाइना भी गरीब था। लेकिन उसके बाद उनने ऐसी मतलब चाइना ने पूरी गरीबी कैसे तोड़ दी? उन्होंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया। पहली चीज़ पता है उनकी सरकार ने क्या किया? कि हर कोई सरकारी जॉब ढूँढ रहा है। क्यों? सरकारी जॉब तो आपको पता है हर जगह, आराम से आराम से। बैठना है। चाइना की गवर्नमेंट ने एकदम 1978 में जैसे ही उनके नए मिनिस्टर आए, उन्होंने एक पहला रूल निकलवा दिया कि भाई साहब जो काम नहीं कर रहा उसको फटाफट निकालो। 90 मिलियन लोगों को रातों-रात पैकअप आउट करा दिया। करो। हाँ, तो पहला हम लोग हमेशा कंपेयर नहीं चाइना में ऑटोक्रेटिक है। चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, लेकिन वहाँ पर इतना तैयार कर दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम है। ये डिफरेंस आप समझिए। कभी-कभार ना वो जो बचपन में आपको और हमको तो पड़ी थी, आजकल तो केस हो जाते हैं, वो लठ मारते थे ना हमारे टीचर लोग, हाथ आगे दिखाओ, पड़ी है कि नहीं आपको कभी? पढ़ी, बहुत ज़्यादा पढ़ी। मेरे को भी पड़ी है। तो अपने आज की मजाल अगर कोई टीचर कर ले, क्या करते हैं बच्चे? बच्चे उलट के मार रहे हैं भाई। गुरु परंपरा भाई नहीं पढ़ा रहे ढंग से, ठीक है सारी चीज़ें सही हैं, बट ये तो हमारे आदर्शों में कहीं नहीं था। और अब हम वो रील्स देखते हैं, वायरल हो रहा है, किसी ने चौक क्या झापड़ मार दिया, वो एक प्राइवेट कोचिंग है, बहुत बड़ा है, 6,000 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, उसमें उठ के टीचर को मार रही है। ये कहाँ की संस्कृति है? इंडिया की तो नहीं है। इंडिया की नहीं है, बट पेरेंट्स ध्यान कहाँ दे रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। आज ये जितने लोग पूरा देख रहे हैं, उनको एंड तक सारी चीज़ें समझ में आएँगी क्योंकि ज़रूरी है कि इस समय पे सब रूबरू तो हों, कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है और इससे हम कैसे निकल सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करें। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं आपके पहले ही सवाल पे आता हूँ, 7,000 करोड़ ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये सिर्फ़ टॉप लोगों के पास जा रही है, नीचे लोगों तक पास नहीं हो रही है। आज भी हमारे देश में 146 करोड़ की अगर आबादी है, उसमें से सिर्फ़ 2.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और रिटर्न भर रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए। हमारा वो लेवल ही आज तक वहाँ से तक नहीं बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये सारा प्रेशर किस पे आएगा? बाकी सारे मिडल क्लास और इस पे। काफ़ी लोग देर शाने बनते हैं, भाई हम तो टैक्स बचा लेते हैं, हम टैक्स नहीं भर रहे। भाई साहब, सरकार को आप नॉर्मल मत समझो। दे आर स्मार्ट, तभी वो सरकार बनाई हुई है। दे नो हाउ टू मैनेज ऑल दोज़ थिंग्स। अब आजकल तो बचने के और कम तरीके होते जा रहे हैं धीरे-धीरे करके। सारे अभी जैसे हम जहाँ पर बैठे हैं वहीं पे अभी मेरे हिसाब से 2 महीने पहले की ही बात है, अचानक से यूपीआई के नोटिस आए थे 28-28 लाख रुपए के। सब लोगों का, सारे ट्रेडर्स को उन है। लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट कर दिया था यूपीआई के, वो सारी चीज़ें निकाल तो बहुत सारी चीज़ें सही भी हो रही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सही नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। आप सोचो ना हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, जहाँ पर कि एक ऐसी सिटी सिटी जो देश का 6.5% का जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, एक सिटी जो 6.5% का जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, उस सिटी में अगर आप जाते हो, तो एशिया का लार्जेस्ट और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्लम एक तरफ है और दूसरे तरफ 12,000 करोड़ का एक ही घर है। हम ऐसे देश में इससे बड़ा वेल्थ डिस्पैरिटी आप कहाँ देख सकते हो? 12,000 करोड़ का एक घर और एशिया का सबसे बड़ा स्लम।
एक ऐसा स्लम जहाँ लोग जाने से डरते हैं। आज तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेट पीपल गेस, 24,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रपोज़ल दिया कि मैं इधर सबको फ्लैट्स बना के दूँगा। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो भी शायद बिकॉज़ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। राइट। अभी आप बात कर रहे थे ना कि बड़ी-बड़ी कंपनियों ने फायर कर दिया है, सैलरी नहीं बढ़ा पा रही है। इन्फोसिस जैसी, मैं तो नाम लेता हूँ, वो तो न्यूज़ में आई थी बात ये, इन्फोसिस जैसी बड़ी टेक कंपनी को 32,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस भेजा गया एक दिन, अगले दिन उसको रिमूव कर दिया गया। अगर किसी कंपनी को 32,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस भेजोगे तो पहले वो टैक्स का पैसा भरेगी या फिर बच्चों की सैलरी बढ़ाएगी? यार देखिए, टैक्सेशन तो एक बहुत ही बड़ा डिबेट है। जैसे मैं एक एनालिसिस कर रहा था, जैसे जीएसटी हमारा एक एडिशनल टैक्स होता है, तो वैसे ही मैं स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन सारी चीज़ों को देख रहा था कि भाई वहाँ पर क्या सीन है। अपने जो परिचित हैं उन लोगों से वार्तालाप कर रहा था ये जानने के लिए क्या है। हमारा एकमात्र देश है जिसमें ट्रिपल स्लैब है, सिर्फ़ हम इसकी बात करते हैं। अभी ट्रिपल स्लैब है, बाकी जगह पर 1 है, मैक्स 2 है, मैक्स, वो भी छोटा-सा एक पड़ता है। तो ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स तो हैं, हम उस पे डिनाई नहीं कर सकते। और बिकॉज़ आपने मुद्दा छेड़ ही दिया है, क्योंकि आपको छेड़ने में तो मज़ा आता ही है। बट आते हैं जीएसटी पे, ठीक है? पहली चीज़ तो हम ये समझिए, सिर्फ़ जीएसटी नहीं, हम ओवरऑल टैक्स सिस्टम को थोड़ा-सा इस चीज़ पे डिकोड करते हैं। तो मैंने पहला फैक्ट आपको बता दिया कि केवल 2.5 करोड़ लोग हैं जो हमारे देश में आईटीआर और ये भर रहे हैं। उसमें डिस्क्रिपेंसी देखिए। क्या आपको पता है कि हमारे देश में अगर केवल 0.5%, समझिए 0.5% एग्रीकल्चरल इनकम वालों ने टैक्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें, कृषि से जो भी आपका पैसा बन रहा है, चाहे वो 1 लाख बन रहा है या 100 करोड़ बन रहा है, वो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हमने हमारे देश के 0.5% को टैक्स कर दिया तो 30,000 करोड़ का टैक्स आ जाएगा। हुँ। अब आप सोचो, एक जगह पे हमारे गरीब किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए फर्टिलाइज़र का पैसा नहीं है, किसी चीज़ का पैसा नहीं है, तो फिर ये 30,000 करोड़ ले कौन रहा है? इसका भी उत्तर है। इसका उत्तर है, कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कभी उनके बेटा-बेटी उनके नाम पे 13 करोड़ की ज़मीनें ले ली जाती हैं, उस पे टैक्स नहीं है कि एग्रीकल्चरल है, ये तो किसान है। पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है। और मुझे नहीं लगता कि इन सब के चीज़ों को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। आज के समय पे अगर किसी ने भी टैक्स भरा, उसका पैन नंबर आपके पास है, आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। बट करते नहीं है। हाँ, क्योंकि टारगेट कुछ और है। तो फिर अगेन कौन पिसेगा? जो हमने बताया, जो या तो केला खाने वाले लोग या तो फिर 2 वक़्त की रोटी भी जो नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें पास ऑन होती है। अब देखिए, हम बात करते हैं अभी जीएसटी, जब हम बात करें, एक अच्छी चीज़ आई है। इसको क्या करा है कि जीएसटी के टैक्सेस को कम करा गया है। सिन टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, जो मैं कहूँगा अच्छी बात है कि भई दारू, तम्बाकू, देखो जिसको नशे की आदत है वो तो छोड़ने नहीं वाला है, सिंपल सी बात है। बट जो भी हो, कुछ लोग हो सकता है डिस्करेज हो जाएँ, 40% कर लिया है, ठीक है? और दूसरा चीज़ कर लिया है कि जो बेयर मिनिमम एसेंशियल्स होते हैं, उसपे थोड़ा-सा करा है। लेकिन अब आप ये देखो, क्या ये सही में सबको पास ऑन होगा? इसको इस तरह से समझने की हम कोशिश करते हैं। ₹100 की चीज़ थी, बेसिक मैथ्स करते हैं। ₹100 की चीज़ मान लीजिए, अभी पहले आप जीएसटी लगा के ₹100 देते थे। 18% को मैं ₹20 मानता हूँ। रफ़ कैलकुलेशन से आप ये, भई आर्यभट्टा मत समझो मेरे को, हम रफ़ एक आम आदमी को भी समझ में आए उसके लिए बता रहे हैं। ₹100 देते थे, मान लेते हैं उसमें ₹20 तो जीएसटी के जा रहे थे। तो अभी ये कंपनी को एक्चुअली में जो चीज़ 80 में बेचनी थी, वो 100 में बेचनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो ₹20 उसको देना पड़ेगा देना पड़ेगा। जीएसटी। अब कंपनी क्या करेगी? ₹100 की चीज़ को वो चाहे तो 95 भी तो कर सकती है। इससे क्या होगा? कंपनी तो अपना प्रॉफ़िट देखेगी ना, मार्जिन देखेगी। उसको दिख रहा है कि भई मैं अब ₹15 अपने एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट कर सकता हूँ। ₹5 डिस्काउंट भी कर दिया, क्योंकि लोग ऐसे भी खरीद रहे थे, तब भी तो खरीदेंगे। अब एक बात बताइए, गाड़ियों की हम बात करते हैं, गाड़ियों पे टैक्स कम हुआ है, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अभी फेस्टिव सीज़न जब आएगा, दिवाली, दशहरा, इस समय पे ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कल ही इसका एक एनालिसिस किया था, 6.5 से 8% का एक डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप ये भी देखो कि ऐसे भी क्या गाड़ियाँ कम चल रही थी। बैंगलोर की अगर आपकी मैं बात कर लूँ, क्या आपको पता है हर 4 मिनट में 1 कार बिकती है बैंगलोर में। हर 4 मिनट में 1 गाड़ी बिक रही है। इसका मतलब क्या कम हुआ है? हर घर आजकल एटलीस्ट 2 गाड़ियाँ रख रहा है। आप देख लो, एटलीस्ट 2 गाड़ियाँ। प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में? हमारे देश में हर कोई अपने आप को मिडल क्लास कहता है। प्रिविलेज तो कोई है ही नहीं, हर कोई मिडल क्लास। जो व्यक्ति साल का 50 लाख कमाता है, वो भी अपने आप को मिडल क्लास कह रहा है। और जो व्यक्ति महीने का 20,000 कमा रहा है, वो भी अपने आप को मिडल क्लास कह रहा है। लोगों को मिडल क्लास का डेफिनेशन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या है मिडल क्लास का डेफिनेशन? जो भी पिसा जा रहा है वो मिडल क्लास है। सिंपल है। सारे मतलब सारे लोग? नहीं, 10% बच गए ना। हाँ।
10% ऊपर वाले बच गए। 10% तो बहुत ज़्यादा हुआ ना, 140 करोड़ में 14 करोड़ लोग हो गए लगभग। आप खुद देखो यार, मतलब अगर आंकड़ों को देखने लग जाएँगे ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। आंकड़े इस तरह से, आपने अभी बीच में वो एक पढ़ा था, $4.5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी बन गई, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया, सही बात है, है ना? छोड़ दिए। अरे आप जापान गए हो? हाँ, ग जाके आया हूँ, हाँ, इंडिया से तो कम ही लगता है मेरे को। मेरे को भी ठीक ही लगा। मेरे को हाँ, मतलब थोड़ा द द झुग्गी-झोपड़ियाँ ज़्यादा दिख रही थी आपको, है ना? हाँ, मतलब वो रिक्शा ज़्यादा चल रहे थे वहाँ पे। रिक्शा वो 200 किलोमीटर पर आवर वाली रिक्शा, जिसमें 200 लोग बैठ के बेचारे लाइनों में भी खड़े थे, लाइनों में खड़े-खड़े के रिक्शा लाइनों दे में रहे थे बोलो और यार, लोग है ना मतलब एकदम सही चल रहे थे वहाँ पे, सही चल रहे थे, शांति से चल रहे थे, गरीबी तो है जापान में। बहुत ज़्यादा है। तो अब इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि देखिए नंबरों से किस तरह से किसी को भी कुछ भी किया जा सकता है। हुँ, जैसे यूट्यूब की पहले बात करते हैं फिर आ जाते हैं। यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे कि उनके दिखाएँगे कि हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, 50 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है? लेकिन लोग सोचेंगे हाँ, मतलब ये ट्रस्टवर्दी है। लेकिन उनको क्या पता भैया उसमें से 49 मिलियन जो होंगे या 9 मिलियन है, वो खरीदे गए हैं। तो उसी तरीके से नंबरों से सारा गेम परसेप्शन का खेला जाता है। जब हम बात करते हैं 4.5 ट्रिलियन डॉलर, इट इज़ अ प्राइड मोमेंट, लेट्स इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, सिंपल सा है। बट असली चीज़ आती है पर कैपिटा। पर कैपिटा हमारा $2200 के आसपास है। 2200 के आसपास है। मतलब आईएनआर में कितना हो जा रहा है? अपना $1000 में तो ₹80,000 के आसपास, नहीं, नहीं उस डेढ़ डेढ़ 2 लाख के आसपास हो बस रहा है। हाँ, आर्यभट्ट नहीं हम लोग। हाँ, ये आर्यभट्ट नहीं है। तो साल का 2 लाख रुपए। साल का अगर 2 लाख रुपए हो रहा है, तो मोटा-मोटी हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि ठीक-ठाक है, ठीक है? कि भाई साल का 2 लाख। जापान 30 टू $33,000 के आसपास चलता है पर कैपिटा। मतलब वहाँ का एक इंडिविजुअल एवरेज इतना कमा रहा है। चाइना 12,000, 10 से 12,000, ठीक है? एक समय पे हमारे जैसा ही था वो, करेक्ट। 10 से 12,000। क्योंकि क्या होगा कि मैं अभी जापान से कंपेयर करूँगा तो कुछ हमारे पास सुप्रीम लोग हैं, बोलेंगे अरे पॉपुलेशन हमारे तो चाइना के पास कम है पॉपुलेशन। कम है ना? अभी तो हमने क्रॉस किया है यार, अभी कम किया है। कभी-कभार क्या होता है, इट्स गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेशनलिस्ट आल्सो। आपको रेशनल भी सोचना है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं करनी है, पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर भी मैं अभी बात कर रहा हूँ। धीरे-धीरे बीच में जैसे मैंने बताया जीएसटी वाला जो चीज़ आया, कहीं न कहीं कुछ लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा। भले ही वो बिज़नेसमैन हो, बट हेल्प तो कर रहा है। करेक्ट। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कहीं जापान से जैसे अब बिकॉज़ मुद्दा यहाँ पे छिड़ ही गया है जापान का, और फिर जीएसटी वाली चीज़ को भी मैं लेके आता हूँ। तो अगर आप वहाँ पर देखिए तो डेवलपमेंट आप स्पीड देखिए, वहाँ पे हाल-फिलहाल में 200, 250, 300 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चल रही है, ठीक है? आप डिफरेंस देखिए, हमारे एक एक जगह की हम बात कर रहे हैं जहाँ आज भी 5-10 मिनट लेट नॉर्मल होता है ट्रेन का, और वहाँ पे टाइमली उसी टाइम पे आना है। चाइना की टेक्नोलॉजी आप देखिए, चाइना में आप मोबाइल लेते हो, यहाँ पर आप कोई भी एग्रीगेटर, कैब एग्रीगेटर लगाते हो, हाँ भैया कहाँ पर हो? हाँ भाई इधर चलना है। हाँ, आपकी गाड़ी हिलती भी नहीं दिख रही, भैया क्या हो गया? ये सब चलता है। चाइना में कब वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है, कब एक्सीडेंट हो गया है, कब किसी कस्टमर का ड्रॉप किया है, डॉट टाइम टू टाइम। तो आपको पता है कि अगर 20 मिनट लिखा है और वो अगर कहीं अटका भी है, तो आप अंदर आराम से बैठो भैया, क्योंकि उसमें दिख रहा है कि वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है। कितनी देर खड़ा है वो तक दिखा है। ये ट्रैकेबिलिटी है। जैक मा सुना था ना, है ना? जैक मा बेचारी होंगी तो माँ भी दुखी होंगी क्योंकि उनका ही चलता हुआ धंधा रोक दिया गया। तो जैक मा ने आज से कितने साल हो गए यार, 10-15 साल पहले की बात है, उनने सेल्फ ऑटो ऑटोनोमस हॉस्पिटैलिटी के लिए रेस्टोरेंट्स खोल के रखे हुए थे। आप अंदर जाओगे, ठीक है? रिसेप्शन पे रोबोट है, आपकी बुकिंग हो गई है, आपने कार्ड उधर ऐसा दबा दिया है, ठीक है? आप रूम पे जाओगे, रूम पे कार्ड दबा दिया है, एक रोबोट है, किचन जाएगा, आपका ऑर्डर उसने ले लिया खाने का, वो उसके अंदर लेगा, वो आपको जाके रूम पे दे देगा। इतना आगे, और हम आपसा किस पे लगे हुए हैं, वो मीम पे, क्या बोलता था अमेरिका, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? हम उसी पे अटके पड़े हुए हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न है। मैं बहुत ही नॉर्मल लेकिन गहरी बात कहने वाला हूँ, और आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। मेरी बात एक ही है कि पूरी दुनिया वैल्यू के पीछे दौड़ती है, हमारा देश वायरलिटी के पीछे दौड़ता है, दोनों में अंतर है। सो अर्थ ये है कि जहाँ हमारे इधर आप सिंपल सा देखिए, कंटेंट में सबसे ज़्यादा लोग किसको कंज़्यूम कर रहे हैं? जो लोग ये दिखा रहे हैं कि आज मेरे घर पे हल्दी खत्म हो गई है,
आज मेरे बेटे ने एक नया वीडियो गेम खरीद लिया है, आज मेरी अंडरवेयर नहीं मिल रही है, उन पे 30-30, 40-40 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। तो कमेंट कर देंगे लोग कौन है? कौन है पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, आपको पता है? कमेंट करेंगे लोग। कमेंट कर देंगे। और वहीं पर अगर कोई सिखाने जाता है, तो उसके साथ मतलब हमारे देश का सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? जो सीरियस मुद्दे होते हैं, जैसे कि रेप हो गए, एजुकेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इसको लोग मज़ाक में लेते हैं और जो मज़ाक करते हैं ना, उनको सीरियसली लेता है। यू नो इफ यू नो। बहुत गहरी बात कही थी सर आपने। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे ना वेल्थ की भी बात कर लेंगे, एजुकेशन की भी बात कर लेंगे, रेप के मुद्दे की भी बात कर लेंगे और करप्शन की भी बात भी कर लेंगे। अभी अपन थोड़ी देर पहले थे ना कि भी आज लोगों की सैलरी जो 1 करोड़ वाली सैलरी है, आपने बोला ना 40s का ट्रैप है। तो ना 50 अगर किसी की सैलरी 1 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर, तो उसको हाथ में कट-कुटा के लगभग 50-60 लाख रुपए आएँगे क्योंकि 40% के आस-पास वो पूरा टैक्स दे देगा। बिल्कुल। अगर 50-60 लाख रुपए आ रहे हैं तो साल का उसको महीने का 2-3 से 3 लाख रुपए मिलेगा, करेक्ट? अब वो 3 लाख रुपए अगर उसको मिल रहा है तो उसकी शादी भी हो गई होगी, बच्चे भी हो गए होंगे, तो वो पूरा ट्रैप में फँस रहा होगा। अगर वो 40 की उम्र में है, उसके पास 3 लाख रुपए आ रहे हैं, तो उसके पास एक घर होगा 2-3 करोड़ का, उसकी ईएमआई जा रही होगी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए, एक बढ़िया गाड़ी होगी मर्सिडीज़-वर्सिडीज़ या फिर एक्सयूवी का टाइप की गाड़ी होगी, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है खुद की पूछ रहे हैं? तो 3 लाख रुपए तो उसके सट-सट चले गए, बचे 1.5-2 लाख रुपए। अब वो 2 लाख रुपए में उसको शादी भी करनी है, बच्चे को पढ़ाना भी है, कपड़े भी खरीदने हैं, बीवी को वेकेशन पे भी लेके जाना है और सारे काम करने हैं। और जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके पास कुछ अमाउंट बचेगा और जहाँ हमने छोड़ी थी बात पिछले साल, जहाँ 5,000 करोड़ की शादी देख के लोगों ने सोचा कि हम भी अपने बच्चों की बढ़िया शादी करेंगे, तो आज इंडिया उस ट्रैप में फंसता जा रहा है।